तो अभी हमने देखा कि कितनी पद्धतियां होती है रिसर्च की। दो मेथड्स होती है। कुल मिलाकर हमें तीन का अध्ययन करना है। किसी भी सामाजिक अनुसंधान में हमारे पास तीन तरह की पद्धतियां हैं। मात्रात्मक, जिनसे किसी संख्या का बोध होता हो या जिसके माध्यम से संख्यात्मक विशेषताएं पता लगती हैं किसी की। दूसरे गुणात्मक, जिनसे गुण दोष के बारे में पता लगता हो। और जैसा हमने उदाहरण दिया था, अगर किसी व्यक्ति को आय पता लगानी हो तो हम मात्रात्मक पद्धति का पता लगाएंगे, और वो व्यक्ति जीवन में कितना खुश है इसके लिए अगर रिसर्च करनी होगी तो हमें गुणात्मक पद्धतियों का सहारा लेना होगा। ठीक है। विशेषताएं भी देखेंगे तो हमने देखा कि ऐसी रिसर्च जिसके द्वारा या जिसमें आप किसी की आयु, मेंबर्स, परिवार, आय, शिक्षा का स्तर आदि का पता लगाते हैं तो उनको हम परिमाणात्मक रिसर्च या संख्यात्मक या क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। सोशल साइंसेज में ये सोशल सर्वे मेथड है, स्टैटिस्टिकल मेथड है, हिस्टोरिकल मेथड है, मतलब कि नंबर 4 पर स्ट्रक्चरल फंक्शनल मेथड है, और फिफ्थ पर कॉम्परेटिव मेथड। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा साफ साफ कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी परिमाणात्मक अध्ययन पद्धतियां हैं या अनुसंधान पद्धतियां हैं। परिमाणात्मक अध्ययन पद्धतियों के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आप जवाब दे सकते हैं कि परिमाणात्मक अध्ययन पद्धतियां गुणात्मक या संख्यात्मक पद्धतियां ये निम्नलिखित पांच हैं: सर्वेक्षण, सांख्यिकी, ऐतिहासिक, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल। तो जो लोग इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं उसे सोशल सर्वे लिख लें, सांख्यिकी को स्टैटिस्टिक्स लिख लें, इसको स्ट्रक्चरल फंक्शनल लिख लें, स्ट्रक्चरल फंक्शनल लिखेंगे, और इसे लिखेंगे कॉम्परेटिव मेथड। इस तरह के पांच पद्धतियां हैं जिनके बारे में हमें अध्ययन थोड़ा विस्तार से करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें से हम एक मेथड पर बहुत लंबी और विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, तो उस पर दोबारा से बात करने की जरूरत नहीं है, और वो हमारी हिस्टोरिकल मेथड से चर्चा की गई है। तो ठीक है, अब बात करते हैं सोशल सर्वे मेथड। तो नाम से लग रहा है, अभी हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था कि सोशल सर्वे मेथड क्या होते हैं। तो सोशल सर्वे मेथड एक ऐसी मेथड है जिसमें आइज यानी अवलोकन का प्रयोग करते हैं। प्रत्यक्ष आप विषय के सामने, समस्या के सामने, या जिसका अध्ययन करना उसके सामने खड़े होते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है। जैसे अगर आपको पता लगाना हो कि किसी स्टेडियम में मैच चल रहा है, उस मैच में कुल कितने लोग हैं, क्या करेंगे आप? काउंट कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं कितने टिकट सेल हुए हैं, इस आप नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये पता लगाया जा सकता है। तो ये सर्वे मेथड। सर्वे मेथड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल दुनिया में जनगणना है। इससे बढ़िया सैंपल, इससे बढ़िया सर्वे और कहीं नहीं है ऑथेंटिक तरीके से। तो जनगणना एक बड़ा अध्ययन है। ठीक। चुनाव का मौसम है तो चुनाव के संबंध में जो सर्वे है, चुनाव के सर्वे कौन से होते हैं? एक तो प्री पोल होता है, एक एग्जिट पोल होता है। तो दोनों सर्वे सर्वे से पता लगा दिया जाए कि कितने लोग आपको या किसी पर्टिकुलर प्रत्याशी को वोट देने के मूड में है या नहीं। ठीक है। तो इससे केवल हेड काउंट आप कह सकते हैं, हेड काउंट होता है। चलिए, तो
सभी रिसर्च का ये बेसिक फंडामेंटल है। आप कुछ भी करिए लेकिन आपको सर्वे से कहीं ना कहीं सर्वे तो करना ही पड़ता है, लोगों को संख्यात्मक रूप से गिनना। ठीक है, तो मैं इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे कि सर्वे मेथड क्या होता है। अकबर से जोड़ के देखते हैं। अकबर की पत्नी कहती है कि तुम मेरे भाई हो, ब्रदर अच्छे पद पर क्यों नहीं रहते, इस बीरबल को हमेशा अपने साथ क्यों चिपका के। तो अकबर ने टालता रहा कि चलो छोड़ो, क्या करना है, तुम्हारे भाई हो तुम ऐश करो, छोड़ो सबके बारे में। बोला नहीं नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा। बोला ठीक है, मौका आएगा पूछता हूँ से। तो अकबर एक दिन छत पर खड़ा है, छत के सामने वो रानी भी है, राजा भी है, बीरबल भी खड़ा है, वो उसका भाई भी खड़ा है, चारों लोग खड़े हैं, ध्यान समझिए। और महल के ऊपर से वो देख रहा है कि एक काफिला निकल रहा है। अकबर को लगा कि सही से महल पता करने का, रानी को दिखाने का कि क्या सही है क्या गलत। भाई से कहा कि जाओ सारे साहब, ये जो काफिला जा रहा है इसके बारे में कुछ पता करते हैं। ठीक है, भाई गया है तो पता करते हैं। क्या पता कर गया है कि सर ये काफिला है जिसमें 70 लोग हैं, और ये 70 लोग हमारे निकल गए हैं, और इनका एक मुखिया था, मैंने गणना करा कि इतने मेल थे, इतने फीमेल थे, और कुछ बच्चे भी थे। बोला अच्छा ठीक है। बीरबल से कहा तुम जाओ, तुम पता करके आएगा। तो बीरबल ने आके बोला कि सर बिल्कुल भाई साहब ने ठीक बताया, इतने ही लोग थे, लेकिन मैंने पता लगाया कि ये कितना हमारे यहाँ आया है, तो टैक्स देकर आया कि नहीं आया, ये कहाँ जा रहा है, हमारे राज्य में, राज्य से बाहर जाएगा, कितने दिन रुकेगा। ठीक, फिर मैंने इंटेलिजेंस से पता लगाया कि इस ग्रुप के बारे में तुम जानते हो कि ये हमारे लिए कौन है, कोई इंटेलिजेंस है कि नहीं मेरे पास। ठीक, और हमने ये पता लगाया कि इसको नहीं, बल्कि इसके में व्यापार के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से लाना। तो रानी को जवाब नहीं दिया, क्या फिर बीरबल को साथ क्यों रखा। अब यहाँ पॉइंट क्या है, पहला भाई केवल क्या करके लौटा है, गणना कर सर्वे करके लौटा। ठीक, जबकि अकबर बीरबल ने क्या किया, पूरा विश्लेषण कर दिया, सर्वे के साथ साथ क्या प्रयोग किया उसने, गुणों के बारे में। ठीक, तो ऐसा कोई रिसर्च सर्वे नहीं करना है, रिसर्च लगभग ऐसे जिसमें आपको सर्वे तो करने ही होते हैं। तो ऐसा मत मानना कि सारे मेथड एक दूसरे के विरोधी हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं। बस हाँ, तरीके में अंतर है, इसलिए आप इनको अलग अलग पढ़ना है। वैसा नहीं सकता कि आप सर्वे मेथड या नहीं प्रयोग हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल भी आप कोई भी प्रयोग आप। ठीक है, तो इससे बात आपको थोड़ी सी क्लियर हुई। चलिए, तो इसलिए मोस्ट फंडामेंटल टूल माना जाता है, मोस्ट फंडामेंटल टूल है किसी की भी रिसर्च, किसकी, क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्या होता है इसमें, इससे पहले प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिए आपने भी पता लगाया, एक प्रश्न पूछे जाते हैं रेस्पोंडेंट से, यानी उत्तरदाता से। एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया, ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन सर्वे, आपसे भी पूछा जाता होगा कि आप, गूगल पूछता है ना आपसे कि आपने एक प्लेस विजिट किया, आप उसके बारे में अपना कोई राय दीजिए। अगर राय नंबर्स के बारे में, नंबर को लेकर पूछ रहा है तो कैसे हो गई सर्वे। ठीक है, पूछेगा कि आप यस और नो कहना चाहेंगे, गुड और बैड कहना चाहेंगे, तो आप कहते हैं कि भैया सर्वे करके पता लग गया कि अच्छा था या क्या, आपका एक्सपीरियंस कैसा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो स्टडी है वो कैसी है, हॉरिजॉन्टल, ना कि वर्टिकल। ठीक है, 50 लोग खड़े हैं, 50 को काउंट कर लिए, जिसमें पता लगा कि 20 मेल है, 20 फीमेल है, 30 की उम्र में से कुछ 50 के हैं, कुछ 40 के हैं, कुछ 10 साल के भी हैं, ऐसे यहाँ पे पता लगा। लेकिन इससे ज्यादा कुछ पता नहीं है।
इसलिए कहा जाता है कि ये क्षैतिज अध्ययन विस्तार विस्तृत तो हो सकती है, गहनता नहीं हो सकती। और गहनता के लिए कौन सा अध्ययन होता है? वर्टिकल स्टडीज। ठीक, तो ये वर्टिकल ना होता है क्षैतिज, यानी हॉरिजॉन्टल स्टडीज। इंटरसेप्ट सर्वे आप देखते होंगे इस तरीके का, और ये दोनों जगह काम आ सकती है, स्मॉल में भी काम आ सकती है और बिग, खासकर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जरूरी है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में कुछ फैक्ट्स आप पकड़ लीजिए, बहुत जरूरी फैक्ट्स हैं जो आपके काम आएंगे। क्या है फैक्ट्स? इसका सबसे पहले यूज किसने किया? साइंटिफिक यूज और पॉपुलर यूज किसने किया? लीपले नामक थिंकर्स ने किया। जबकि सबसे पहले दुनिया में इसका प्रयोग हेरोडोटस ने इजिप्ट में किया, और कहाँ किया था? किस चीज के लिए? जनसंख्या, पॉपुलेशन की स्टडी, सेंसस के लिए और प्रॉपर्टी। तो आप देख रहे हैं कि जनसंख्या में जो लोग गिने जाते हैं, और गिन मैंने तो आप सभी से ही गिन सकते हैं, गुणों के बारे में नहीं पता है। प्रॉपर्टी भी यही है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है, चल कितनी है, अचल कितनी है, कितना कर देते हैं, ये सब हेरोडोटस ने इजिप्ट में पता लगाया। आप जानते हैं भारत में भी रिसर्च में प्रयोग की गई थी। भारत में जब 1871 में पहली सेंसस हुई है, तब भी इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, स्टार्टिंग प्रॉपर तरीके से जॉन हार्वर्ड के द्वारा। उन्होंने कई सारे विज्ञानों में, कई सारे सोशल साइंसेस में प्रयोग किया, तो इसको बहुत ज्यादा यूजफुल होता है कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, चीजों की स्टडी कर सकते हैं, चीजों को समझ। सोशल साइंसेस में यूज कौन कर रहा है? लीक लेकर। और तो उन्होंने नाम आता है, क्वेश्चन पूछा गया ऑर्थर या ऑर्थर बाउलिन, राउंडली और चार्ल्स बूथ जैसे थिंकर्स ने इसको काफी पॉपुलरली यूज किया हुआ है। ठीक है, तो बार बार हम वही बात कर रहे हैं, क्या? मात्रात्मक तथ्य। किसी भी चीज के बारे में संख्यात्मक अनुमान ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो आपको रिसर्च करनी चाहिए, आप ये रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये संख्यात्मक पद्धति काफी समझ में आई। इससे एक्चुअल कंडीशन, एक्चुअल का मतलब फिर वही है, बाहरी रूप से आप पता करते हैं। लेकिन इससे अगर आप किसी किसी की सोच पता लगाना चाहते हैं, नहीं पता, चिंतन पता लगाना चाहते हैं, नहीं लगा। तो जो गुण दिखाई देते हैं, दिखाई देने वाले तत्व भी क्या हो सकते हैं, उनका ही सर्वे हो सकता है। देख नहीं रहा है, यानी व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसकी संस्कृति कैसी है, उसका चिंतन कैसा है, वो अच्छा या बुरा है, ये आप इसके सामने पता नहीं लगा। वास्तविकता का मतलब बाहरी वास्तविकता, आंतरिक वास्तविकता नहीं। ठीक है, अब ये कई तरह के होते हैं रिसर्च टाइप ऑफ, तो इसको पूरा सा टाइप ऑफ सोशल सर्वे रिसर्च। सोशल, यहाँ लिखेंगे आप सोशल सर्वे रिसर्च। दो ही बहुत पॉपुलर टाइप है आप इसके, एक है क्रॉस सेक्शनल सर्वे, है ना। क्रॉस सेक्शनल में क्या है, एक पर्टिकुलर कंडीशन में जाकर रिसर्च क्या करता है, डेटा कलेक्ट, और एक पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, जैसे सभी लोग अनुमान लगा रहे थे कि अभी बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, ममता दीदी चुनाव जीत गई है ना। तो आपको रिसर्च चाहे
क्या जाके देखना चाहे कि बंगाल में ममता दीदी के जीतने का कारण क्या है, तो वो सर्वे से लोगों से पूछ सकता है कि आपने किसको वोट दिया, तो प्री पोल कर सकता था, एग्जिट पोल कर सकता था, इससे ममता दीदी के बारे में पता लगा। या सबसे अच्छा आप जो बार बार बात कर रहे हैं सबसे बेस्ट कि भारत की 2021 की जनगणना, तो 2021 के एक पर्टिकुलर टाइम है, तो इसलिए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में आप इसमें विशेष समय के बारे में कि उस समय जनसंख्या कितनी रही होगी, ठीक है। दूसरा ठीक इसका अपोजिट ये पूछा जाता है लॉन्गिट्यूडनल सर्वे, मैंने अभी बताया था, जब आप कुछ डेप्थ में जाना तो आप क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सर्वे। इसमें ध्यान रखना, उसमें केवल डेटा कलेक्शन है, इसमें बिहेवियर की स्टडी भी कर सकते हैं, तो दोनों में थोड़ा सा नीचे तब कर बिहेवियर और थॉट प्रोसेस भी आपको कर सकते हैं, जबकि आप उसमें देख कर क्रॉस सेक्शन में क्या नहीं है, नंबर्स निकाल सकते हैं, इसमें आप थोड़े से आइडिया डेवलप कर सकते हैं। इसलिए ठीक, तो जैसे कोई युवा बच्चा है या कोई व्यक्ति है उसके बारे में पता लगाना है कि उसका बचपन में व्यवहार कैसा, युवावस्था में कैसा व्यवहार और वर्तमान में उसका व्यवहार कैसा, ठीक। तो इसके बारे में हम सर्वे से पता लगा सकते हैं। तो ये मूल मुद्दा हुआ है कि टाइम स्पैन होना चाहिए। क्या कर रहे हैं आप, एक ही व्यक्ति के बारे में 3 अलग-अलग एंगल से स्टडी कर रहे हैं। अब हो सकता है 2 दिन बाद कर लें, 2 महीने बाद कर लें, 2 साल बाद, 2 सदी बाद भी कर लें। ठीक, उत्तराखंड को बने हुए 21 साल हो गए, तो 21 साल के पहले का उत्तराखंड और 21 साल के बाद का उत्तराखंड से आप क्या चेंजेस फील करते हैं, ये बता सकते हैं। ये बहुत उपयोगी क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं मार्केट अपने आप को सर्वाइव कराने की चक्कर में, मार्केट चाहता है कि सर्वाइव करे बेटर से, तो एक ही रिसर्च काम आता है, तो वो क्या है, सोशल सर्वे रिसर्च। कोई भी कंपनी हो अपने प्रोडक्ट को डिफाइन कैसे करती है कि उसके कस्टमर बेस कितना है, कस्टमर उसके बारे में क्या सोच रहा है, इसलिए आप जब भी कोई ऐप खोलते हैं तो आपको उसमें क्या कहता है, सर्वे के माध्यम, तो उसके लिए वो सर्वे है कि पर्टिकुलर आदमी से कह रहे हैं कि आप हमारे बारे में, आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं बताइए, ठीक है। आप सर्वे मेथड में डेटा कैसे लेकर आ सकते हो, आप इंटरव्यू कर लीजिए, साक्षात्कार, क्वेश्चनर बना लीजिए, शेड्यूल बना लीजिए, चार्ट बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, मैप का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे, जैसे मैप आपको नहीं समझ में उसको आप देखिए, है ना? भारतीय वन अनुसंधान संगठन क्या करता है, हर 2 साल में अपनी फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जारी करता है, लिखा हुआ है सर्वे। इवन भारत में सर्वे ऑफ इंडिया क्या है अपने आप में नाम है, तो कैसे सर्वे कैसे करती है वो मानचित्र सर्वे करके बनाती है, तो किसी मानचित्र में अगर आप देख रहे हैं कि हरा इलाका है, किसी में देख रहे हैं कि नीला इलाका है, ब्लू है, कहीं देख रहे हैं कि आप ग्रे है, तो आप पता लगा लेंगे कि कौन सा कलर है, कौन सा एरिया ज्यादा बड़ा, कौन सा कम है। लेकिन एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते कि कितने परसेंटेज पर फॉरेस्ट, कितने पर वाटर है, लेकिन एक मोटा मोटा अनुमान लग जाता है। तो अगर आप एटलस को देखें या पृथ्वी के ग्लोब को देखें, तो उसमें अधिकांश हिस्सा किसका है, ब्लू है, तो आप कह सकते हो कि पृथ्वी का, ओके हम जानते हैं कितने 78-79% क्या है, पानी। तो कैसे पता करा, क्योंकि आपने जो देखा उसके डायग्राम और भी अच्छा एक्सप्रेशन देता है, डायग्राम में देखते होंगे कि आपने कह दिया कि इतना हिस्सा 30% ये हो गया, या 40% ये हो गया, 20% ये हो गया, 50% ये हो गया, तो आप देखते दिखाने में चाहिए मतलब
आपको बहुत ज्यादा अंदर जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप चिंते उसके बारे में डेवलप। तो ये डायग्राम टाइम टेबल के बारे में होता है। बचपन में आप टेबल पढ़ते होंगे तो आपको पहचानने में टाइम नहीं लगता होगा ना इसकी कौन सी टेबल पढ़ रहे हैं। 2 4 6 8 10 12 जहाँ लिखा है आप क्या मान लेंगे कितने की टेबल है। क्या आपको सोचना पड़ेगा बहुत ज्यादा, नहीं सोचना पड़ेगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं कि आप जो सर्वे मेथड्स हैं उनमें किन किन चीजों का यूज कर सकते हैं। तो चार्ट, टेबल, सारणी, डायग्राम और मैप, ये बहुत एफिशिएंट टूल है जिसकी मदद से आप किसी चीज के बारे में देख के ही पता लगा सकते हो कि ये इसके अंदर क्या विशेषता है, क्या इसके फीचर है। ठीक है, जैसा मैंने कहा ये बहुत यूज हो रही है आज की डेट में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इसको सबसे यूज करके अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में आइडिया डेवलप उसी का काम। पॉपुलर की वजह से मैंने कहा मार्केट, और मैं एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि मार्केट मार्केट मार्केट, इसका मतलब ये आपके अप्लाइड काम है। करने आप तभी चलेगा आपके पास अधिकांश में क्या होगा, अप्लाइड यूज करना, व्यवहारिक प्रयोग। एक तो ये है, और दूसरा ज्यादा रिलायबल है। क्यों रिलायबल है? क्योंकि आप यानी आपका मतलब अनुसंधान करता है, क्या है, सामने खड़े होकर अपने आप को देख। तो इसलिए ज्यादा अप्लाइड है। और खासकर जो डायनामिक्स कंडीशंस उनको दिखा है, क्योंकि सर्वे से आप पता लगा लेते हैं। जैसे आप किसी रिश्तेदार के यहाँ बहुत सालों बाद गए, तो आपने जाके उनके बच्चों से जाके यार अरे आपकी बिटिया तो इतनी बड़ी होगी, बेटा इतना बड़ा हो गया, तो आपने दिखते ही क्या बता दिया कि वो उसका साइज बढ़ चुका है। या किसी नए शहर, पहले जिस शहर में आप रहे हो, गाँव में रहे हो, कुछ समय बाद जाए वहाँ परिवर्तन आपको देखें, तो क्या आप डेप्थ स्टडी करेंगे, देख कर ही बता देते हैं। तो जो आप आज से पहले 20 साल देहरादून पहले रहा हो, बाद में चला गया, बाद में वापस देहरादून नोट कर रहे, तो कहेगा अरे हरे जंगलों की दुनिया में तो समुद्र की जगह खड़े हो गए। तो रेलेवेंट स्टडी हो सकती है इससे। साइंटिफिक भी है, जैसे हमने कहा क्यों साइंटिफिक है, क्योंकि आप स्वयं पढ़ सकते हैं, इसमें आप अपना व्यू नहीं लगा सकते। बहुत कम चांसेस हैं कि आप इसे सब्जेक्टिव नजरिए से देखें, ये ऑब्जेक्टिव ही देखी जा सकती है। अगर फिल्म में 50 लोग हैं, समूह में 50 लोग हैं, तो आपको 50 ही बोलने पड़ेंगे, आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ अपने नुकसान। अगर काउंटिंग करने में टफ हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि 40 से 50, लेकिन आपको संख्या तो तय करनी ही पड़ेगी, नाम देना ही पड़ेगा। इसलिए आप अपने हित लिखेंगे से नजरिए का प्रयोग नहीं कर सकते, जो दिख रहा है वही बताना। अब इसमें कुछ कमियां हैं, अगर क्वालिटीज है तो कुछ डिमेरिट्स भी। डिमेरिट्स क्या है, दोष लिखे गए दोष। क्या दोष है कि इसमें जो दिखाई नहीं देता उसको कैसे आप ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व किसके लिए होगा, ऑब्जर्व क्या हो सकता है, जो दिख रहा हो, जो मूर्त हो, अवलोकन किए होंगे हो, और जो चीज दिख नहीं रही है आप उसे कैसे प्रभावित। इसलिए अमूर्त विचारों, अमूर्त घटनाओं या इतिहास का क्या नहीं कर सकता, उसमें अध्ययन नहीं कर सकता। ऐतिहासिक घटनाओं के लिए ये आपके लिए सूटेबल नहीं हो सकती बहुत ज्यादा। ठीक है, दूसरा इमोशंस बड़े मुश्किल है। इमोशंस का मतलब यहाँ किसी व्यक्ति के थॉट प्रोसेस, ये क्या सोच रहा है, ये आप नहीं बता सकते, क्योंकि वो दिखेगा नहीं, अमूर्त होती है, abstract होती है, आप नहीं देख सकते। और एक बड़ा एरिया मुश्किल होता है कवर, आपको सर्टेन एरिया में रहना है, जो एरिया दिया हुआ है, तो एक व्यक्ति एक समय में कितना एरिया को कवर कर सकता है। जैसे मैंने इसका एग्जाम, तो अपने आंखों से कितने बड़े एरिया को देख सकते, मुश्किल हो जाएगा उसको। ज्यादा दूर खड़ा हुआ
तो दूर से दिखेगा तो सही, लेकिन साफ साफ नहीं दिखेगा। देहरादून से मसूरी से देहरादून दिखता है, दिखता है कि नहीं? बिल्कुल दिखता है, लेकिन क्या पता था कि कितने है। तो ये बड़ा मुश्किल है कि बड़े एरिया में, लार्ज एरिया में, एक्सटेंसिव एरिया में ये यूजफुल नहीं है, क्योंकि आपको एक साथ सबको देखना भी मुश्किल होगी रीच बनाना। तो आप कम ही लोगों को एक साथ देख पाएंगे ज्यादातर। तो अभी तक हमने क्वांटिटेटिव स्टडीज में दो स्टडी तैयार, दो मेथड तैयार की है। कौन कौन सी तैयार कर रही है क्वांटिटीज में? मात्रात्मक पद्धति में एक हम पहले तैयार कर चुके थे, ऐतिहासिक पद्धति जिसमें इतिहास की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, और एक है अवलोकन यानी सर्वे, सर्वेक्षण, जिसमें आप अतीत में नहीं जा सकते, वर्तमान में। तीसरी मेथड आपके सामने है स्टैटिस्टिक्स मेथड, सांख्यिकी पद्धति। एक स्टेटमेंट बनता है लॉर्ड लॉर्ड, तो लॉर्ड ने कहा था कि जब भी हमें किसी भी दो घटनाओं विचारों का कंपैरिजन करना हो तो हमें उसमें स्टैटिस्टिक्स का यूज करना चाहिए। जैसे पूर्व जनसंख्या की बात आ रही है, जब हम ये कहते हैं कि भारत की जनसंख्या, ठीक है, कि साक्षरता दर 2011 में 65% थी, तो अब सपोज करिए 2021 में हम उम्मीद कर रहे हैं कि 75% से तो ऊपर ही है, ठीक है। अब ये जो तुलना कैसे करेंगे, जब तक आप रिसर्च को स्टैट्स में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब संख्या, स्टैटिस्टिक्स का मतलब है संख्याओं को रिप्रेजेंट, संख्याओं को प्रेजेंट, जैसे इससे दोनों बड़ी बात सिमिलर है, लेकिन तो अलग, ठीक। सर्वे में आपने क्या किया, घटनाओं को देखा और संख्या में प्रस्तुत किया। यहाँ ऐसा नहीं, संख्या में लाए, अब संख्या को प्रोसेस कैसे करोगे, नंबर्स को प्रोसेस कैसे करोगे, आप उनका एनालिसिस कैसे करोगे, उनके इंटरप्रिटेशन कैसे निकालोगे, तो आपको फिर स्टैट्स का यूज करना है। स्टैट्स में क्या करेंगे, आप टेबल बनाएंगे, उससे पहले आप क्या करेंगे, डेटा को क्लासिफाई करेंगे, ठीक। जैसे आप 50 लोगों को स्टडी करेंगे तो आपने पाया वहां पर कि मेल भी थे, फीमेल भी थे, और थर्ड जेंडर भी थे, अगर है वहां पर। ये तो आपने देखा कि जेंडर के बेसिस पर आपने स्टडी कर रही। अब कहा एज के बेसिस पर भी लगा दो, एज के बेसिस पर स्टडी कर सकते हैं, ठीक। क्वालिफिकेशन के बेसिस पर आप स्टडी कर सकते हो तीनों, ठीक है। तो नंबर तो आपको न्यूमेरिक्स में नहीं मिलेंगे, जब आप न्यूमेरिक्स को फोकस करेंगे तो आपकी स्टडी कैसे होगी, सर्वे मेथड, न्यूमेरिक्स में डेटा, और जब वो डेटा को प्रोसेस करेंगे, कोई रिसर्च करने की कोशिश करेंगे, तो आपको स्टैटिस्टिक्स यूज करना पड़ता है। तो अलग अलग चीजें दोनों को मिलाइए मत, एक में संख्या में प्रस्तुति होती है पहले बारे में, और दूसरी संख्या की प्रस्तुति है, संख्या को अलग अलग ढंग से प्रेजेंट किया जा रहा है, जिसका पर्पस होता है कि हमें उसके बारे में इमेज तैयार हो सके, एक समझ तैयार। तो स्टैट्स में किसी भी संख्या से एक मैसेज, एक संदेश, एक समझ तैयार करने में मदद करती है, ठीक है। स्टेट में संख्याओं का अध्ययन नहीं किया जाता, संख्याओं के आधार पर, इसलिए आप आज दुनिया में कोई भी रिसर्च करें, कोई भी एक्सपर्ट, आप उसे प्रस्तुत करेंगे तो उसका तरीका क्या होगा, चाहे आप ह्यूमन साइंस में करिए, चाहे मेडिकल साइंस में करिए, किसी चौथे पांचवे साइंस में, आपको डेटा तो रखना ही पड़ेगा, क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, तो आपकी रिसर्च सक्सेसफुल है, ठीक है। तो यहाँ तो थिंकर्स के नाम आप जरूर लिखिए, लेविट एंड ऑर्डर।
अब क्योंकि ये भी नंबर ही है, नंबर से तो आप खुद क्या नहीं कर सकते, इनमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। क्या नंबर को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो? नंबर 2 क्या आपके डर से जाने बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। इसलिए माना जाता है कि 22 कम से कम जब आप स्टडी कर रहे हैं तो 22 की संभावना ना के बराबर। हाँ, एक चीज हो सकती है कि आप इंटरप्रेट कर रहे हो तब कुछ इंटरप्रेट कर, लेकिन वो गलती इसकी नहीं, गलती तो इंटरप्रेटर की इसने स्पेस मिल गया इंटरप्रेट, मेथड की कोई गड़बड़ नहीं। पक्षपात की संभावना कैसी है? कम है। जो निष्कर्ष आएंगे वो साइंटिफिक होंगे और ऑथेंटिक माने जाएंगे। ठीक है, अगला मेथड देखिए, स्ट्रक्चरल फंक्शनल मेथड। और एज मेथड से यूज करने का स्ट्रेंथ किसको है? लेवी स्ट्रॉस, जिन्होंने जो बेसिकली एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने इसका एंथ्रोपोलॉजी किया हुआ है। क्या होती है स्ट्रक्चरल फंक्शनल मेथड? तो आप देख लीजिए, जो लोग स्ट्रक्चरल फंक्शनल मेथड का यूज करते हैं उन्हें हर चीज एक संरचना दिखाई देती है। किसी भी चीज की स्टडी करने जाएंगे तो उन्हें वो एज स्ट्रक्चर दिखाई देगी। एज स्ट्रक्चर का मतलब वो से मान लेंगे कि एक समूह है और समूह का निर्माण अनेक अंगों से मिलकर। जब वो ये मान ले कि जिस चीज को स्टडी कर रहा है वो एक क्या है, अंगों का समूह है, यह मानकर स्टडी करेगा तो उसकी अप्रोच संरचनात्मक है। ऐसा वो क्यों मानता है? क्योंकि मानता है कि कोई भी समूह, कोई भी घटना, कोई भी विचार शून्य में एग्जिस्ट नहीं करता, उसके पीछे कोई ना कोई दाएं बाएं पड़ा रहेगा। जिसको भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आप उसे अकेले पढ़ेंगे तो वो उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, जब आप दूसरे जोड़कर देखेंगे तो उसका अर्थ स्पष्ट होगा। तो अंग क्या है? शरीर के लिए दूसरी पार्ट, दूसरी चीज तो है, यानी कई अंगों से मिलकर शरीर होता है। किसी एक अंग को शरीर कह सकते हैं आप? नहीं कह सकते। और जब उसको आप शरीर नहीं कह पाएंगे तो अध्ययन क्या करेंगे आप? तो ये किसी भी चीज को आप क्या मान लेंगे? एक संरचना मान है, जैसे या उपसंरचना मान लेते हैं। एग्जाम्पल, कहीं भी किसी भी जगह का एक समाज ले लीजिए और वहां का क्या के लिए या शिक्षा, उनके लिए उपसंरचना, उपसंरचना। ठीक है, तो गढ़वाल करते समय क्या ध्यान रखना है? एक उपसंरचना मिली और वो दूसरी उपसंरचना मिली वो राज्य, तीसरी उपसंरचना मिली धर्म। ठीक है, चौथी मिली कुछ और, मान लीजिए आप ले लिया कि एक पहाड़ी राज्य, तो गढ़वाल की गढ़वाल बाकी एक विशेष संरचना है। ठीक, क्यों संरचना एक विशेष है? क्योंकि इसका भौगोल या भूगोल कैसा है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसलिए जब उसका भूगोल अलग है तो उसके धर्म भी थोड़े अलग होंगे, स्कूल शिक्षा की पद्धति भी अलग हो सकती है, राजनीति भी अलग हो सकती है। ठीक, तो ऐसे भूगोल ऐसी संरचना क्या उसके कंपोनेंट्स, यानी जब भी आप गढ़वाल की स्टडी करेंगे आपको इस सबके बारे में बात, गढ़वाल की स्टडी क्या होगी, पूरी होगी। अगर आप निकाले गढ़वाल का अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ 4 ग्राम होते हैं, आप बताओ पूरा अध्ययन हुआ? किसी ने पूछा कि आप क्या गढ़वाल का अध्ययन करते हैं? गढ़वाल में रिसर्च, गढ़वाल में रिसर्च क्या मिला? मुझे एक सेंटेंस बोल के चुप होगा कि मैंने वहां 4 ग्राम देखे, तो क्या अध्ययन हुआ? यानी लोग मानते हैं कि किसी चीज का जब आप अध्ययन कर रहे हो तो उसके जो आसपास सराउंडिंग्स हैं उनसे उसे जोड़ कर दे, तब आप उसका अध्ययन कर, क्योंकि 4 ग्राम बाकी राज्यों में क्यों नहीं हो सकता है? ठीक, यहाँ से आप अलग या का इतिहास अलग क्यों? तो किसी भी चीज की स्टडी करें तो आप उसे एक पूरी संरचना या एक पूरी संरचना का एक छोटी संरचना मान और फिर उसको कई भागों में डिवाइड करके पढ़िए, तो आपकी स्टडी कैसी हो जाएगी? ये होलिस्टिक स्टडी को, इंटीग्रेटेड स्टडी।
इससे आप क्या करेंगे, उस चीज के बारे में सभी आयाम, सभी डायमेंशन की स्टडी करेंगे। ये तो कोई संरचना लिखा भी है, इंटररिलेशंस बिटवीन द पार्ट्स ऑफ सोसाइटी, ये मान लें। तो सोसाइटी का मतलब स्ट्रक्चर, कि जितने भी स्ट्रक्चर आप जिस चीज की स्टडी कर रहे हैं, जिस चीज की जो आपको ठीक लग रहा है स्टडी करने में, आपको उसे क्या मान लिया, स्ट्रक्चर। इसका मतलब उसके अंदर क्या है, कई सारे पार्ट्स हैं जो आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड, इंटररिलेटेड है। और पूरी संरचना को सोशल यूनिटी देते हैं। इन पार्ट के होने से पूरी संरचना को फायदा है, नुकसान, फायदा। तो जैसे ही आपने कहा कि इस संरचना में, इस समूह में इतने पार्ट हैं और सभी कुछ जुड़े हैं और दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, जैसे हमने लाभ शब्द का प्रयोग किया तो आप क्या हो गए, प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, जैसे एक शरीर होता है, शरीर के कई सारे पार्ट होते हैं, तो अगर कोई ऐसे और ये होता है कि शरीर से चलता है, इससे जिंदा रहता है, क्योंकि हार्ट अपनी जगह काम करता है, ब्लड अपनी जगह काम कर रहा है, पेट अपनी जगह काम कर रहा है, तो शरीर जिंदा है, अंदर से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये सोच के स्टडी करें किसी भी चीज। सपोज करिए आप किसी आदिवासी समाज में गए और आपकी सोच कैसे बन गई वहां पर, संरचना, अर्थात आदिवासी का धर्म कैसा है, वहाँ की राजनीति कैसी है, वहाँ का खान पान कैसा है, वहाँ का पहनावा कैसा है, महिलाएं कैसे रहती हैं वहाँ, समाज कितने स्तरों में, स्ट्रेटा में बटा हुआ, उनकी इकोनॉमी कैसी है। अगर आप ये सब स्टडी करके नहीं आएंगे तो क्या उस आदिवासी समूह की स्टडी हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक, और जो भी आपने वहां स्टडी किया, इससे आदिवासी को क्या मिल रहा है, उनका जीवन सुनिश्चित हुआ, वो जीवन अच्छे से चल रहा है। तो यानी कि सब अंग क्या कर रहे हैं, उस समाज को बनाए रखने के लिए पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। तो आपका नजरिया कैसा हुआ, फंक्शनलिस्ट नजरिया। ठीक है, इसको सोशल साइंस में यूज करने के लिए कई लोग जिम्मेदार हैं, जैसे दुखी ने कहा कि टू कॉन्ट्रास्टिंग बेसिस हैं, दो तरह के समाज है, मैकेनिकल समाज और ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो दुर्खिम ने दो तरह के समाज बताए थे, उन समाजों का अध्ययन उसने कैसे किया, इन्हीं तरीके से उसने अध्ययन किया। तो वो ये आपके काम का कुछ खास नहीं, केवल आप दुर्खिम का नाम याद रखिए। जो मैंने कहा वो चीज आप देखेंगे कि क्या जानने की कोशिश की जाती है कि संरचना का निर्माण कैसे, कौन कर रहा है, तत्व कर रहे हैं, यूनिट्स कर रही हैं, और क्या कोशिश की जाती है कि किसी यूनिट की स्थिति क्या है, यानी आंखों का पूरे शरीर में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, पेट का शरीर में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। जब आप किसी इकाई का अध्ययन इस तरह से करेंगे कि वो पूरी संरचना के लिए क्या काम कर रहा है, क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, तो आप प्रकार और माना जाता है कि सब पूरी संरचना को अनेक उप संरचनाओं से निर्मित मान लिया, संरचनाओं से निर्मित मान लिया जाता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अपने अध्ययन में
3 प्रश्नों का जवाब दे, 3 प्रश्नों को उठाए और जवाब खोजे, तो मान लिया जाएगा कि उसका अप्रोच कैसा है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल। पूरी निष्कर्ष को हम इस हेडिंग से समझ सकते हैं। अगर आप किसी चीज स्टडी कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि उसको बनाने वाला कौन है, फिर आप सोचेंगे इन इकाइयां जो बना रही रचना को, उनके प्रकार क्या है, प्रकार की जगह क्या लिखेंगे, प्रकार फंक्शन क्या है। यानी शरीर की हाथ पैर पेट नाक आंख कान मुंह से मिलकर बना है और हर इकाई यूनिट क्या कर रही है, अपना कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करती है। ये स्टडी करिए और फिर ये पूछिए कि क्या सभी इकाइयां एक दूसरे से रिलेटेड हैं। बिल्कुल है। आंखों का संबंध पैरों से है, क्योंकि आंखों को दिखाई ना दे तो पैर चल पाएंगे प्रॉपर तरीके से नहीं चल सकते। अगर पेट का खाना ना पचे तो उस पूरे शरीर में पोषण ना दे जाए ना दे तो क्या सब सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं। तो किसी भी चीज को आप इस तरह से समझिए, आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा, स्ट्रक्चर फंक्शन। आप इस तरीके से स्टडी करते हैं। उदाहरण भी आपके सामने है। सपोज करिए मैं भारतीय समाज का आज अध्ययन करना चाहता हूँ, आप करना चाहते हैं कि भारतीय समाज में क्या परिवर्तन आया, तो आप क्या क्या चुप हो जाए कि भारतीय समाज में महिला और पुरुष के संबंध में बदलाव हुआ है, बस इतना ही नहीं। जब आप ये कहेंगे पुरुष में बदलाव हुआ है महिला पुरुष के संबंध में, तो कहें कारण तो बताएंगे ना। कारण क्या है, अर्थव्यवस्था है। कारण क्या है, राज्य है। कारण क्या है, शिक्षा है। कारण क्या है, पश्चिम की सोच है, आधुनिक सोच। कारण क्या है, आपका नजरिया वैज्ञानिक। तो भारतीय समाज को मुझे संरचना मानना पड़ा, जो बिना संरचना माने मैं इसकी इकाइयों को पकड़ नहीं सकता था और इकाइयों को नहीं पकड़ सकता, मुझे इसके अध्ययन समझ में नहीं आता। मुझे पूरी भारतीय समाज को एक बॉडी मानना, और माना कि बॉडी के कई सारे पार्ट, अर्थ भी है, राजनीति भी है, शिक्षा भी है, विचारधारा है, विज्ञान है, धर्म है, सब कुछ जानना पड़ेगा। और फिर इन्होंने दूसरे को कैसे प्रभावित किया। मेरी ये अप्रोच मुझे स्ट्रक्चरल फंक्शनल बना देती है। कॉम्पिटेटिव मेथड की बात, तो जब आप अध्ययन करते समय दो इकाइयों को अलग अलग चुनते हैं या एक ही इकाई को दो अलग अलग समय में चुनते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तब आप नहीं कर सकते हैं तुलनात्मक परीक्षण। यानी अगर आप तो आपको पहले दो इकाइयां चाहिए और फिर दो इकाइयों में आप तुलना करें। तुलना समय के साथ भी कर सकते हैं। दोनों बार आज से पहले दोनों 10 साल पहले कैसे, 10 साल पहले कैसे, ये स्टडी होगी तुलना। ठीक है, दोनों का व्यवसाय अलग अलग है, एक आर्मी में है और दूसरा व्यापारी है, तो फर्क पड़ेगा। तो एक दूसरे की तुलना करके आप किसी सत्य के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की तुलना किससे करें, अमेरिका के आजादी के आंदोलन से करें। ठीक, तो आपको पता लगेगा कि किसी भी देश की आजादी में क्या कर सकते हो, जरूरी। पाकिस्तान का देख लेंगे, पाकिस्तान का भारत के साथ श्रीलंका का देख लेंगे, अफ्रीका के कई देशों का देख लेंगे, इंडोनेशिया का देख लेंगे। तो सभी का अध्ययन करके आपको निष्कर्ष में पता है। बात समझ आ रही? तो सत्य को पता लगाने के लिए दो या दो से अधिक इकाइयां चाहिए होती हैं और फिर उनका अलग अलग आंकड़ा कर लेते हैं और उससे फिर एक पता लगाते हैं कि कौन सी इकाई से हमें क्या चाहिए, जो बेहतर होगी हम उसके बारे में पता लगा। ठीक वैसे ही जैसे आप लोग आज के समय में क्लास करने से पहले डेमो लेते हैं, डेमो की रिसर्च कैसी रिसर्च है, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, आपको क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, किस संस्थान को ज्वाइन कर रहे हैं, कैसी रिसर्च है, कंपैरेटिव। तो आप वहां जाएंगे तो आप टीचर के पढ़ाने के तरीके को, सुविधाओं को,
इंफ्रास्ट्रक्चर को, टीचर की नॉलेज को, टीम कितनी है, कितना एक्सपीरियंस है, कितने रिजल्ट है, ये सब पैरामीटर बनाए और इन पैरामीटर को लेकर आप हर कोचिंग के अंदर घूमेंगे। हर का मतलब जो आपको ठीक करती है, और फिर उसमें से एक आपका अंतिम निष्कर्ष कर देगा कि ये सबसे बेहतर। तो इससे क्या पता लग जाएगा कि वास्तविक जो दावा कर रहा है वो रियल है या नहीं है। ठीक है। अच्छा दर्शक, कि क्या हम जब कॉम्पिटिटिव स्टडी करते हैं तो इसका पर्पस केवल जानकारी प्राप्त करना है? नहीं, एक्सप्लेन करना, हमें कारण भी पता लग सकते हैं, लग जाते हैं। तुलना से केवल ऊपरी जानकारी नहीं मिलती, बल्कि उन दोनों में क्या जो अंतर आए हैं उन अंतरों का रीजन भी पता है, विश्लेषणात्मक तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन मूल चीज वही है, अधिक सत्य कौन सा है, अधिक बात। तो डेमोन्स्ट्रेशन की क्लास, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन की क्लास से आपने क्या पता लगाया कि आपने कौन सी जगह छूट रहा है, ठीक है। तो इसमें एक मेथड है, ये कौन सी, एक्सपेरिमेंटल, ये गलत टाइप हो गया, क्या लिखना होगा स्पीकर में, एक्सपेरिमेंटल।